हिंदी साहित्य के जाने माने कथाकार प्रेमचंद, जो हिंदी भाषा के ही बड़े कथाकार नहीं बल्कि विश्व भाषाओं में जब बड़े कथाकारों की गिनती होती है तो उसमें एक नाम प्रेमचंद का अवश्य होता है। प्रेमचंद 1900 के बाद के बड़े रचनाकार हैं, बड़े कथाकार हैं। हिंदी में कहानी लिखने के पहले प्रेमचंद उर्दू में कहानी लिखना आरंभ किए और सोजे वतन नामक कहानी और उसमें 5 कहानियों का संकलन तैयार हुआ। कहानियाँ क्रांतिकारी विषय से या भाव से भरी हुई थी। यानी कि प्रेमचंद ने जब हिंदी कहानी की शुरुआत की तो उनकी चेतना पूर्णतः क्रांतिकारी थी और उसके विषय में साक्ष्य भी है कि अंग्रेज़ों को उन कहानियों से बहुत भय हुआ और उनके सामने ही उनकी उस कहानी को, कहानी संकलन को, संग्रह को जला दिया गया। जब भी प्रेमचंद के कहानी यात्रा की बात की जाएगी तो बात यहीं शुरू होगी। 1915 में जब हिंदी कहानी अपने रफ्तार में आ गई, इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था हिंदी कहानी की एक सुस्पष्ट कथा योजना के साथ अपनी छप बनाई, तो उसके 1 वर्ष बाद प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर आती है और हिंदी कथा जगत को विस्मृत कर दिया। हिंदी कथा संसार एक नए और बड़े कथाकार को प्राप्त किया। दरअसल आज प्रेमचंद की समूची कहानियों की यात्रा पर बात नहीं करनी है, विषय निश्चित है पाठ्यक्रम की दृष्टि से। इनकी जो कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, उन प्रसिद्ध कहानियों में एक कहानी घास वाली है। आज इस कहानी पर यथाविध चर्चा की जाएगी। प्रेमचंद सामाजिक सरोकार के रचनाकार हैं। समाज का सच और समाज में जीने वाले व्यक्ति का सच इनकी कहानी का विषय बनता है। इनकी कहानियाँ गांव से जुड़ी हुई हैं, गांव के संपूर्ण वातावरण से जुड़ी हुई हैं, खेत खलिहान से जुड़ी हुई हैं, किसान मजदूर से जुड़ी हुई हैं, लाभ हान, सूद ब्याज, ऋण से जुड़ी हुई हैं। आम आदमी प्रेमचंद के समय कहाँ था और किस प्रकार का जीवन जी रहा था, उसका समग्र चित्र इनकी कहानी घास वाली में दिखाई देता है। सारे चित्र तो नहीं उसमें दिखाई दे सकते हैं क्योंकि ये कहानी प्रेमचंद की अपनी सुनिश्चित योजना के तहत लिखी गई है। यह कहानी
व्यक्ति के सच के साथ समाज के बहुत बड़े सच के साथ जुड़ती है। इस कहानी में यथार्थ और सत्य दोनों का संधान हुआ है। यथार्थ यानी कि परिवेश, सत्य यानी कि निष्कर्ष, दोनों का प्रेमचंद ने संधान किया है। घास वाली कहानी के मुख्य पात्र मूलिया चमारिन है और उसके साथ जो नाम आता है ठाकुर चैन सिंह का आता है। कथाकार मुंशी प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से कुछ बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, बड़े परिवर्तन की ओर पाठक वर्ग को ले जाना चाहते हैं, समाज को ले जाना चाहते हैं। ये कहानी वैचारिक निर्देश की कहानी है। वैचारिक निर्देश भावनाओं के परिवर्तन के साथ चलता है और भावनाओं का परिवर्तन बड़े संघर्ष के बाद दिखाई देता है, क्योंकि जब भावनाओं का परिवर्तन होता है तो बड़े सामाजिक परिवर्तन का दृश्य दिखाई देने लगता है। हम यह तो नहीं कह सकते कि प्रेमचंद केवल दलितों के कथाकार थे, लेकिन यह तो कह ही सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानी में या उनके कथा साहित्य में दलितों के प्रति या दलित समाज के प्रति उनकी गहरी निष्ठा थी। दलित ही न कहा जाए, दलित जिस भी वर्ग का रहा हो, जिस भी समाज का रहा हो, प्रेमचंद उसके पक्षधर थे। लेकिन परंपरागत रूप से दलित जिसे घोषित किया गया या जो दलित विचार परंपरा का संवाहक वर्ग है, उसे खास करके हरिजन या चमार माना जाता है। इस कहानी में इस शब्द का प्रयोग, चमारिन शब्द का प्रयोग, चमार शब्द का प्रयोग बार बार प्रेमचंद ने किया है। बड़े कथाकार हैं, इन शब्दों के पीछे कौन सा मनोविज्ञान है वो जानते होंगे या जानते रहे होंगे। वर्गीय दीवार को तो गिराना आसान नहीं है, लेकिन उस दीवार को तो हिलाया जा सकता है। उस दीवार को भली भांति झकझोरा जा सकता है, उसमें बड़े परिवर्तन को देखा जा सकता है, उसमें नए रंगों की स्थापना की जा सकती है। प्रेमचंद ने घास वाली कहानी में किया है। कहानी स्त्री और पुरुष के बीच में चलती है। कहानी दो वर्ग में चलती है, एक दलित वर्ग है, एक अभिजात्य वर्ग है। कहानी मर्यादा, संकोच और क्रांति के दर्शन से भरी हुई है। मर्यादा भी है, संकोच भी है, किंतु क्रांति भी है। प्रायः ऐसा होता है कि समाज में जो वर्ग मजबूर होता है, जो बेबस और बेकस होता है, उसके साथ उसके भावनाओं की गहराई में लोग उतर नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं उनकी मजबूर ज़िंदगी के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं। इस कहानी में वह दृश्य दिखाई देता है। हालांकि कहानी में मजबूर दृश्य कहीं दिखाई नहीं देता है,
लेकिन कहानी के भीतर से परंपरागत ढंग से जिस मजबूर वर्ग को प्रस्तुत किया गया, परंपरागत ढंग से, वह मजदूर वर्ग इस कहानी में आकर अभिजात्य वर्ग के सामने खड़ा होकर एक बड़े सच को कहने में कहीं संकोच नहीं करता है, कहीं डरता नहीं है, कहीं भयभीत नहीं होता है। एक बड़ी बात है, क्योंकि जो कहानी में, जो रचना में जो सत्य दिखाया जाता है, या कथाकार जिस सत्य की स्थापना कहानी या रचना में करता है, वो उस सत्य को समाज में, प्रस्तुत समाज में उसे व्यक्त करता है। यानी कि रचना का सच, अगर केवल रचना का सच है तो वो कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, वो कथा वहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन उसे वो व्यक्त समाज में, प्रस्तुत समाज में भी प्रस्तुत करने का एक बड़ा प्रयास करता है। मूलिया चमारिन है, लेकिन सुंदर है। पहले बात थोड़ा सा फुटकर रूप में, प्रेमचंद ने यहाँ मूलिया के साथ भले ही उसकी जात का संबोधन कर रहे हैं, लेकिन मूलिया के चरित्र का जब वो संपादन करते हैं, उस चरित्र के संपादन में मूलिया कहीं भी विवश, लाचार और दलित नहीं दिखाई देती है। इसलिए ये कहानी कहीं न कहीं स्त्री स्वातंत्र की तरफ भी चली जाती है। वर्गीय स्वातंत्र के साथ साथ, जातीय स्वातंत्र के साथ साथ एक स्त्री स्वातंत्र की ओर भी चली जाती है। कहानी को थोड़ा समझने के लिए हम इस बिंदु पर विशेष फोकस डालेंगे, प्रकाश डालेंगे कि कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने जो परिवर्तन की प्रक्रिया, जो भावनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है इस कहानी में, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रस्तुत किया है, वो प्रक्रिया संघर्ष की नहीं है, लड़ाई और झगड़े की नहीं है, वह सहज स्वाभाविक है, वह सौंदर्य का आकर्षण है। ये कहा जाए कि सौंदर्य के आकर्षण के भीतर से दो चीज़ें निकलती हैं। सामान्य रूप से तो यह कहा जा सकता है कि इसमें वासना का आकर्षण है, लेकिन उस सौंदर्य के बीच से वासना कम दिखाई देती है, प्रेम अधिक दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि सुंदर वस्तुएं ऐसे रूप रंग की होती हैं, जो ही सामने आती हैं तो व्यक्ति के मन और मस्तिष्क को आत्मसात कर लेती हैं। मूलिया का सौंदर्य ठाकुर चैन सिंह के मन, मस्तिष्क और हृदय को आत्मसात कर लिया है। चैन सिंह ठाकुर बिरादरी के हैं, बिरादरी की परंपरा दबंगई की रही है, शोषण की रही है, बेबस, मजबूर और लाचार लोगों को मजबूर करने की रही है और अपना स्वार्थ साधने की रही है, अपना काम करने की रही है, बेगार करने की रही है। लेकिन यहाँ चैन सिंह में ये सारी बातें आरंभ में दिखाई तो देती हैं, लेकिन बाद में वो समाप्त सी दिखाई देती हैं। ये संपूर्ण जो संपादन होता है, इस संपादन के पीछे जो कारण है, वो एक स्त्री के कटु संवाद से नहीं हुआ है, एक वर्ग के पुरजोर विरोध से नहीं हुआ है। इस कहानी में हरिजन वर्ग का विरोध नहीं है, बल्कि एक सौंदर्य का, एक सुंदरता का बड़ी गहराई के साथ प्रतिकार रहा है, और उसी प्रतिकार में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। कहानी तो बहुत रोमांटिक नहीं है, लेकिन इस कहानी में भावात्मक घटना, इमोशनल इंसिडेंट, भावात्मक घटना है। घटनाएं जीवन को प्रभावित करती हैं। विचार जीवन को प्रभावित करता है कि नहीं करता, यह तो प्रश्न के घेरे में, लेकिन घटनाएं जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए
प्रेमचंद ने विचार के माध्यम से इस कहानी में परिवर्तन नहीं करवाया, विचार का संयोजन नहीं कराया, बल्कि घटना का संयोजन कराया। और संयोजन भी बड़ी समझदारी के साथ कराया कि मूलिया एक सुंदर स्त्री है, लेकिन जिस कुल में पैदा हुई है, जिस जात में पैदा हुई है, वह उस सौंदर्य को संभालने के लायक नहीं है। कथा से कि मूलिया ऊसर में गुलाब के फूल की तरह से, उसका गेहुआ रंग, हिरनी के समान नेत्र, खींचे हुए चिबुक, लाल कपोल, गुलाबी कपोल, बड़ी बड़ी नुकीली बरौनियाँ, किसका मन नहीं खींच लेती। लेकिन मूलिया का यह सौंदर्य जिस जगह पर है, जिस स्थान पर है, उसकी कोई कीमत नहीं है। कीमत होगी लेकिन उसका एहसास नहीं होता। एक बड़ी बात और है कि मूलिया सुंदर है, लेकिन अपने जो मूलिया के करैक्टर की सबसे बड़ी विशेषता, शक्तिशाली जो चरित्र की बात है कि मूलिया को अपने सौंदर्य का आभास तो होगा, लेकिन उसे अहंकार नहीं है, उसे घमंड नहीं है। अगर मूलिया को अपने सौंदर्य का घमंड हो गया होता तो महावीर के साथ वो विवाह ही नहीं करती। मूलिया सुंदर है, लेकिन उसे अपने सौंदर्य का तनिक भी घमंड नहीं है, कहीं भी अहंकार नहीं है। वो अंदर से भी सुंदर है, शक्तिशाली है, और बाहर से भी सुंदर है, और अपनी परंपरा और व्यवस्था को शीर्षा स्वीकारी करती है। वह पूर्णतः एक स्त्री है, और एक स्त्री का जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पूर्णतः स्वीकारी करती है। इस नाते उसके मस्तिष्क में या उसकी वाणी में या उसके कार्य व्यापार में, उसके रहन सहन में कहीं सौंदर्य का अहंकार नहीं है। जब किसी स्त्री को सौंदर्य का अहंकार हो जाता है तो उल्टा हो जाती है, लेकिन ऐसा कहीं उसके भीतर नहीं है। ये बड़ा सच है, और अपने इसी बड़े सच से एक बड़ा परिवर्तन करती है। कहानी में कहीं ये नहीं लगता है कि मूलिया अपने को अपने पर पश्चाताप करती है, अपने सौंदर्य को कोसती है। विचार तो करती है, लेकिन कोसती कहीं नहीं है। अगर वो कोसती तो ये कहानी बन नहीं पाती। कथाकार कहानी को जिस ऊंचाई पर स्थापित करता है, जो संवाद मूलिया के द्वारा प्रस्तुत करता है, वो संवाद बन ही नहीं पाता। वह चैन सिंह को डांट ही नहीं पाती। जब चैन सिंह मूलिया की सुंदरता से आहत होकर के उसे उसका बाँह पकड़ता है, तो मूलिया का खिला हुआ चेहरा अंगारे बदल जाता है, लाल अंगारे बदल जाता है। उसके लिए चाहे ठाकुर चैन सिंह हो, चाहे उनसे बड़ा भी कोई पुरुष हो, कोई मायने नहीं रखता। उसको तो मायने सिर्फ ये रखता है कि किस परिवेश, किस जगह, किस स्थान, किसके साथ वो जीवन व्यतीत कर रही है। मूलिया को उसकी चिंता है। एक स्त्री का जो शक्तिशाली चरित्र है वो इस घटना में दिखाई देता है। मूलिया के चरित्र को प्रेमचंद ने इस कहानी में पूरी तरह से सजाया है, संवारा है,
और मुलिया का चरित्र ही नहीं बल्कि स्त्री जात के चरित्र को यहाँ प्रस्तुत किया है, जो किसी भी स्वार्थ में झुकने वाली नहीं है। मुलिया का विवाह महावीर से हुआ है। वो अपने ससुराल में अपने घर में रहती है। घर की व्यवस्था 1920-25 में बड़े बड़े आदमियों के वहाँ भोजन की दिक्कत थी। वो तो एक दलित परिवार, उस परिवार की क्या स्थिति, जहाँ रोज कुआं खोदा जाता है और रोज पानी पिया जाता है, जहाँ भविष्य कुछ है ही नहीं, जहाँ वर्तमान संकट में है, जहाँ अतीत की चिंता नहीं, वर्तमान संकट में है, जहाँ भविष्य के प्रति सोचा नहीं जाता, उस परिवार, उस समाज में मुलिया जी रही है कि उसे रोजाना घास छिलना ही छिलना है। ठाकुर चैन सिंह से मिलने के बाद मुलिया अब बाहर निकलना नहीं चाहती। मुलिया बाहर जाना नहीं चाहती है, घर से बाहर जाना नहीं चाहती है। यहाँ एक वर्ग का संघर्ष दिखाई देता है। ध्यान देने की बात है कि यहाँ एक वर्ग का संघर्ष दिखाई दे रहा है कि जब मुलिया की सास कहती है घास छीलने जाओ, तो कहती है कि मैं घास छीलने नहीं जाऊंगी। तो कहती है क्यों? कहा डर लगती है। कहा क्या तुम्हें बाघ उठा ले जाएगा? बाघ उठा ले जाएगा? शायद इस लाइन पर बाघ उठा ले जाएगा इस पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन उसकी सास का ये कि तुम मरोगी तो नहीं, तुम्हारे सामने कोई ऐसा संकट नहीं आएगा घास छीलने में कि तुम मर जाओगी। उसकी सास ये नहीं जानती है कि व्यक्ति का मरना ही मरना नहीं होता है, जो उसका स्वाभिमान मर जाता है तो वो मर जाता है। जब स्वाभिमान मर जाता है तो मर जाता है। यहाँ मुलिया के स्वाभिमान पर आघात हो रहा है और सास कह रही है कि तुम्हें बाघ तो नहीं उठा ले जाएगा। तो आगे और वो कहती है कि लोग मुझे छेड़ते हैं। तो वो कहती है कि तुम सुंदर हो तो तुम्हारा हमें चाम लेके चाटेंगे। उठाओ घास, उठाओ झउआ और घास छीलो। मुलिया घास छीलने के लिए तैयार हो जाती है और कथाकार कहानीकार एक भयभीत स्त्री का जो दृश्य वहाँ प्रस्तुत किया है वो समझने लायक है कि मुलिया अपने को कितना बचाना चाहती है, कितना बचाना चाहती है। उतना बचाना चाहती है कि शायद बड़े बड़े घरानों के, बड़े बड़े घरों की सती सावित्री स्त्रियां भी उतने अपने को बचाना नहीं चाहती जितना मुलिया अपने को बचाना चाहती हैं। और बचते बचते वह घास वहाँ छीलने जाती है जहाँ वो मान लेती है कि सुरक्षित जगह है, लेकिन चैन सिंह वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ जो संवाद हुआ, कहानी का बेजोड़ स्थान यही है। जो संवाद हुआ वही इस कहानी का मूल उद्देश्य है और कथाकार का मूल वक्तव्य है। चैन सिंह के सामने मुलिया खड़ी हो जाती है। पहले वो डरती है, हाथ से घास गिर जाती है, खड़ी हो जाती है, खुरपे को नीचे गिरा देती है और चैन सिंह उसके सामने हाथ जोड़े खड़ा है। मुलिया अपने आप को संयत करती है और संयत करने के बाद जो संवाद कहानी में चलता है वो बड़ा ही द्वंद्वात्मक है, द्वंद्व पैदा कर देता है। मुलिया के भीतर द्वंद्व चल ही रहा है और चैन सिंह के भीतर एक अस्थाई द्वंद्व को प्रस्तुत कर देता है। सवाल पर सवाल शुरू करती है।
चैन सिंह कहते हैं कि मुलिया मुझसे गलती हो गई। चैन सिंह अपना इजहार भी करते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत आकर्षक हो। यहाँ तक चैन सिंह कहते हैं कि मैं तुम्हारा घोड़ा बनकर तुम्हारा घास खाना चाहता हूँ। चैन सिंह ने यहाँ तक कहा, लेकिन मुलिया को ठाकुर चैन सिंह की सारी बातों में बड़ा फरेब आया, और फरेब नहीं बल्कि इस बातों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मुलिया के भीतर का जो सत्य था, स्त्री का सत्य जगा हुआ था। जाति का सत्य नहीं जगा, एक स्त्री का सत्य जगा हुआ था। और वो कहती है तो पूछती है बहुत सारी बातों को होने के बाद, क्या तुम्हारा शब्द का जो प्रयोग आप नहीं कहते इस कहानी में, मुलिया ठाकुर चैन सिंह को आप नहीं कहती, कहा कि तुम्हारा विवाह हो गया है। कथाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, सब बहुत सजग होकर के शब्दों को रखते हैं। कितनी वो निर्भय है, जानती है किस व्यक्ति के लिए किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ठाकुर चैन सिंह के प्रति उसके हृदय में कहीं दूर दूर तक कोई निष्ठा नहीं है, केवल क्या है, विरोध है। तो जब जिससे विरोध होता है उसके लिए कहीं आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कहती कि तुम्हारा विवाह हो गया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। कहा विवाह तो हो गया, लेकिन हमारी घरवाली, जैसा कि लोग कहते हैं, बात बहुत आगे की तरफ जाती है। वो ये कहती है, बहुत सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि देखो, जब मेरा पति महावीर जानेगा तो ठाकुर चैन सिंह उसका भी लहू गर्म है, छोड़ेगा नहीं। और मैं सुंदर हूं, यही आकर्षण नहीं है। आकर्षण तो यह है कि जानते हो कि मैं तुम्हारी जात की औरत हूं, मैं मजबूर हूं, और मजबूर व्यक्ति डांटने डपटने और लालच दिखाने से कहीं न कहीं मान ही जाता है। सो मेरे साथ ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। मुलिया के भीतर अस्थाई संबंध की बात है। वो अस्थाई संबंध और जिंदगी को लेकर के मुलिया नहीं जी है। मुलिया एक अस्थाई जिंदगी के साथ जीवन व्यतीत करने वाली स्त्री है, और अस्थाई जिंदगी व्यतीत करने वाली स्त्री के भीतर लालच नहीं होता है, महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं। वो लालच और महत्वाकांक्षा से क्या है, अलग है। और तब ललकार के कहती है, क्या मैं ही सुंदर हूं? घाट पर बहुत सी सुंदर स्त्रियां हैं, क्यों नहीं उनके पास उनके पैरों पर जाकर नाक रगड़ते हो? तो तुम वहां डर से नहीं जाते हो कि तेरी हत्या हो जाएगी, और मैं मुझसे पूर्णतः सुरक्षित तुम्हारा है, तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। यहां चैन सिंह मुलिया के इन प्रश्नों से निरंतर आहत हो रहे हैं, और मुलिया अब एक बड़े सच को कथाकार मुलिया के मुख से कहलवाना चाह रहा है कि जब समाज में पुरुष या एक बड़ा वर्ग जब किसी वासना की ओर अपनी यात्रा करता है, तो उसकी विकृति उसके नस नस में आ जाती है, उसके नस्लों में आ जाती है, उसकी परंपरा में आ जाती है। वो कहती है कि मुझसे कुछ छुपा नहीं है, मुझे मालूम है कि हर बड़े घरानों में
कहीं कोचवान घुसा हुआ है, कहीं कोचवाना है किस मतलब क्या हुआ कि बड़े बड़े घरानों की औरतें कोचवान से अपना संबंध बनाई हुई हैं, कहीं पिलवान घुसा हुआ है, कहीं सईस घुसा हुआ है, कहीं पंडा और पुरोहित बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम है। अच्छा किया है उन औरतों ने कि जब उनके पति या पुरुष बाहर अपना मुँह मारेंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगी। ये मुलिया के मुख से बड़ा सच दिखाई देता है, जो चैन सिंह के पूरे चैन को, उनकी पूरी मर्यादा को, उनकी पूरे ठाकुरी रहन सहन को, ठाकुरी मर्यादा को, अंदर और बाहर की मर्यादा को क्या करती है, मर्यादा के ऊपर एक कुठाराघात करती है, एक बहुत बड़ा वार करती है। कहानी से कि मुलिया के शीतल छींटों ने चैन सिंह की जिंदगी को बदल दिया। कहानी, मैं यह तो नहीं कह सकता कि यह कहानी आदर्श और यथार्थ की तरफ जाती है, क्योंकि काम प्रेमचंद की कहानियों की जो यात्रा होती है, पहले उनकी कहानियाँ आदर्श परक थी। बहुत सी कहानियाँ, उनकी जितनी भी कहानियाँ हैं उनमें आधी कहानियाँ आदर्श परक हैं, आधी कहानी आदर्श से यथार्थ की तरफ जाती हैं, और उसके बाद कुछ कहानियाँ यथार्थ परक हैं और कुछ कहानियाँ यथार्थ दर यथार्थ हैं, जिसे नंगा यथार्थ कहा जाता है। इस कहानी में आदर्श और यथार्थ की गहरी साठगांठ है। न इस कहानी को पूर्णतः आदर्श के पैमाने में हम रख सकते हैं, पूर्णतः आदर्श के पैमाने में रख नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ यथार्थ का पैमाना पूर्ण है। लेकिन आदर्श से इसको हम अलग भी नहीं रख सकते हैं। जैसे एक विमर्श है कि व्यक्ति का जीवन जब मजबूर होता है, विवश होता है, सुनने लायक बात है कि जब विवश और मजबूर होता है तो अपने सत्य की ओर देखता है, सत्य की तलाश करता है, अपनी तरफ देखता है। मुलिया अपनी तरफ देखी कि मैं सुंदर हूँ, मैं रूपवान हूँ। कहा भी गया कि न जाने ये हरिजन बस्ती में अप्सरा कहाँ से आ गई है। लोग यही कहते हैं, कथाकार कहलाता कि हरिजन बस्ती में अप्सरा कहाँ से आ गई। उसे अपना बोध होता है कि मैं सुंदर हूँ, और उसे अपने परिवेश का भी बोध होता है, अपने वातावरण का भी बोध होता है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं करती है, उसको कहीं उसकी कहीं भी प्रस्तुति नहीं करती है। किससे वो प्रस्तुत करे? महावीर मजबूर पति उसका। महावीर जब वो घास छीलने जाती है तो उसका प्रतिवाद करता है कि मुलिया तेरा मन न करे तो मत जाओ। मुलिया ये जानती है कि अगर घास नहीं करूँगी तो बारे आने की घास ही घोड़ा खा जाएगा, तो कहाँ से काम चलेगा। पति के भीतर प्रेम है, लेकिन पति मजबूर है। जब पति मजबूर होता है, व्यवस्थापक मजबूर होता है, तो व्यवस्था में कार्य करने वाला व्यक्ति अपने पर विचार करता है कि मेरे पास क्या है। कहानी के भीतर से यह बात बहुत नई ध्वनित होती है कि मुलिया अपने सौंदर्य को देखती है, मैं पहले ही कहा, लेकिन कहीं न कहीं उसे अपने सौंदर्य का बोध है, उसे अपने समाज का भी बोध है। अगर ऐसा बोध नहीं होता तो कहानी का जो समापन होता वो समापन ऐसा नहीं हो पाता। हालांकि कुछ बड़े बड़े विचारकों ने सिर्फ कथा का अंत इतना ही कर दिया कि एक दलित जात की स्त्री ने एक बड़े जाति के साथ उनके बड़े सच को उजागर करते हुए उनको उनके पथ की ओर या उनके यथार्थ और सत्य की ओर ला दिया। लेकिन वह नहीं जानते कि मुलिया कहाँ गई, मुलिया कहाँ स्थित हुई। ठाकुर चैन सिंह को मुलिया की सुंदरता पहले आहत की, सुंदरता आहत की, जिससे वो कुछ कर बैठे। प्रेमचंद ने वहीं बड़ी बारीकी से और रुक करके यह कहा कि जवान चैन सिंह थे,
तो वो जवानी को परिभाषित करते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि जवानी में भूल हो जाती है, युवापन में भूल हो जाती है। प्रेमचंद वहाँ जवानी की बात करते हैं कि जवानी क्या है? जवानी बल है, जवानी दया है, जवानी क्या है? साहस है, जवानी गौरव है। ये सब मिलाकर के व्यक्ति को पवित्र करती है। जवानी एक नशा है, पुनः दूसरा पक्ष, जवानी एक नशा है, जवानी एक घमंड है, जवानी एक निर्दयता है, जवानी वासना है, जवानी पछता है, एक कठोरता है, कटुता है जो मनुष्य को अपवित्र बनाती है। कथाकार ने कहानी के बीच से कहा जवानी के दोनों पक्ष कि जवानी में साहस है और जवानी में क्या है? पछता है। अगर ठाकुर चैन सिंह जवानी के नशे में आकर के पछता किया, बर्बरता किया, तो उस पछता और बर्बरता को मूलिया के सौंदर्य ने जिस ऊंचाई पर पहुंचाया, जिस मुकाम पर पहुंचाया, जिस मनुष्यता की पराकाष्ठा पर पहुंचाया, जिस दया, करुणा, सहयोग, गौरव और मर्यादा के सीमा पर स्थापित किया ठाकुर चैन सिंह को, तो ही मूलिया भी अपने में बड़ा परिवर्तन करती है। मूलिया बड़ा परिवर्तन करती। यहाँ तक ठाकुर चैन सिंह कि मूलिया का सौंदर्य अब उनके हृदय में प्रेम के रूप में, क्योंकि प्रेम, सौंदर्य प्रेम को जन्म देता है, सौंदर्य में आकर्षण है। पूरी फिलॉसफी मलिक मोहम्मद जायसी किसी पर चलती है कि सौंदर्य से ही प्रेम का जन्म होता है। सौंदर्य से ठाकुर चैन सिंह के भीतर प्रेम उत्पन्न हुआ और प्रेम व्यक्ति के हृदय को क्या करता है? बड़ा बनाता है। प्रेम व्यक्ति के हृदय को क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। जहाँ कहीं कोई शिकायत नहीं रह जाती है, जहाँ दया होती है, करुणा होती है, सहयोग होती है, गरिमा होती है, मर्यादा होती है, एक बड़ा परिवर्तन होता है। जहाँ दुनिया अपनी दिखाई देने लगती है, जहाँ स्व और पर का भाव समाप्त हो जाता है। पूरी कहानी में मूलिया के संवाद या उसके कठोर शब्दों की छींटे से चैन सिंह में बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ होगा। चैन सिंह के भीतर मूलिया का सौंदर्य उन्हें परिवर्तित किया। अब उस सौंदर्य की हिफाजत करना चाहते हैं, उस सौंदर्य का हिफाजत करना चाहते हैं, तो सौंदर्य की हिफाजत प्रेम के द्वारा ही की जाती है और किसी के द्वारा नहीं। मूलिया की रक्षा के लिए अब केवल उस पूरे वर्ग, उस पूरी बिरादरी की रक्षा के विषय में सोचते हैं। बड़ा परिवर्तन हुआ, मूलिया ने परिवर्तन किया। ठाकुर चैन सिंह मूलिया के सामने पहुंचना नहीं चाहते, जाना नहीं चाहते हैं। वो उसके हृदय और उसके नज़र में अपने को उठाना चाहते हैं। कथाकार ने चैन सिंह को ऊपर उठाने की पूरी कोशिश किया है, पूरी ताकत से कोशिश किया है। व्यक्ति अपने कार्यों से, अपने आचरण से, अपने कार्यों से बड़ा होता है। ठाकुर चैन सिंह अब मूलिया का उद्धार करना चाहते हैं, उस वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं, उस वर्ग का उद्धार करना चाहते हैं। तो वर्ग का उद्धार करना तो आसान नहीं था, लेकिन मूलिया का उद्धार करना चाहते हैं। कीचड़ में, दलदल में फंसी हुई, गरीबी के दलदल में फंसी हुई, वासना के दलदल में नहीं फंसी। जानते हैं चैन सिंह कि मूलिया वासना के दलदल में फंसने वाली नहीं है, ये गरीबी के दलदल में फंसी हुई है। उस दलदल से उबारने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके पति महावीर के इक्के को
इक्के पर बैठ कर के डॉक्टर ठाकुर चैन सिंह कचहरी जाते हैं। एक गरीब का व्यापार, एक गरीब की व्यवस्था, एक गरीब की गृहस्थी में कहीं सुख नहीं, कहीं सुगंध नहीं, कहीं आकर्षण नहीं, वो तो केवल अपना जीवन व्यतीत करता है। ठाकुर चैन सिंह का महावीर के इक्के पर बैठना महावीर के साथ शामिल होना है। महावीर मूलिया के पति के इक्के पर चैन सिंह का बैठना क्या है? महावीर की तरह से होना है, उसकी पंगत में बैठना है, उसकी संगत में बैठना है। और जब कचहरी में कहानी अपने समापन की ओर चल रही, बहुत अच्छे ढंग से कथाकार ने समापन किया है। और मूलिया जब घास बेचने जाती है कचहरी में, मूलिया को घास बेचते हुए चैन सिंह देखते हैं। कथाकार ने वर्णन किया कि सुंदर साड़ी पहने हुई है और अपने ग्राहकों को किस तरीके से अपने ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है, उनसे बात कर रही है। और घास बेचने के लिए, और वो घास बेचने के लिए अच्छे ढंग से अपने पक्ष को रख रही है और कहीं कहीं दर्शा रही है। कहती कि मूलिया की घास जब एक सईस कहता है कि तेरी घास बहुत उड़ के बिकेगी तो 6 आने बिकेगी, कहा कि 6 आने वाली घसियारी ने सामने बैठी हुई हैं। अपने को 6 आने वाली घसियारी नहीं समझती है, कहानी में है। कहती कि 6 आने वाली, जब सही से कहता है कि मूलिया तेरी घास तो बहुत जाएगी तो 6 आने मुड़ के जाएगी, तो कहती 6 आने वाली घसियारी दूर बैठी हूँ, मेरी घास जो बिकेगी तो 12 आने में ही बिकेगी। और उसके बाद एक फिटन वाले, अंग्रेजी रहन सहन वाले मुक्त वकील के सामने अपने घास रखती है, 12 आना लेकर के चली जाती है। चैन सिंह मूलिया की इस पूरी व्यवस्था को देख करके उनकी बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है। लेकिन कैसे? उनके मन में डर भी है कि अगर मूलिया के सामने में खड़ा हूँ तो मूलिया वहीं ना हमें डांट दे। और उनके भीतर डर के साथ संकोच है कि कहीं मूलिया के ऊपर से कोई सवाल न खड़ा हो जाए, यह भी है। अब उस पूरी व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। महावीर इक्का लेकर कहता है, इक्का आने के पहले जो चैन सिंह की स्थिति है कथा के भीतर से जो परिवर्तन, इतनी मूलिया उनके भीतर बैठ गई है, इतनी समा गई है कि उन्हें सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कब 5 बज गया उन्हें नहीं मालूम है। दुकानदार ने कहा कि यह रोग अच्छा नहीं है, इस बीमारी से संभलिए। तो महावीर इक्का लेकर के आता है और इक्के पर बैठते हैं और बड़े धीरे से कहते हैं चैन सिंह कि महावीर मेरी एक बात मानो। पूछते हैं कि तुम्हारा तुमको दिन भर में कितना मिल जाता है? तो कहा कि सरकार आज तो कुछ नहीं मिला, पहले 2.5-3 रुपये मिल जाता था, आज तो कुछ नहीं मिला। ऊपर से 4 पैसे की मैं बीड़ी पी गया। जब से लारियाँ चलने लगी, मोटर गाड़ियाँ चलने लगी, तब से इसको कौन पूछता है? तो ठाकुर चैन सिंह ने कहा कि तुम हमें जब ज़रूरत होगी तुम्हारी इक्का मंगवा लेंगे, तुम हमसे 1 रुपया ज़रूर आकर के ले लिया करो प्रतिदिन, लेकिन मूलिया को घास बेचने मत भेजना। मूलिया को घास बेचने के लिए मत भेजना बाजार में। और यह बात मूलिया जानने भी न पावे, यह बात मूलिया जानने न पावे। मूलिया कैरेक्टर जानते हैं, कथाकार ने मूलिया कैरेक्टर बड़ा मजबूत बनाया है। वो स्वाभिमानी महिला है, विश्वसनीय महिला है। अपने विश्वास को जब प्रस्तुत किया कि तुम ठाकुर तुम मेरे रूप के पुजारी हो ना, मेरा पति महावीर, मैं गोरी मैं सुंदर हूँ तो क्या, अगर मैं काली भी होती तब भी वो मुझे रखता।
मेरी दोनों आंखें फूट जाती तो वो मुझे उठाता बैठाता, वो मुझे छोड़ता नहीं। विश्वास उसको है, हम उसके विश्वास से दगा नहीं कर सकते। ये ठाकुर चैन सिंह अपने कानों से सुना, इसलिए उन्हें मालूम है कि अगर मुलिया यह सुनेंगे कि ठाकुर चैन सिंह 1 रुपया देते हैं बिना कार्य के, तो शायद वो स्वीकार न करें। तो उसके स्वाभिमान और उसकी मर्यादा, दोनों की स्वाभिमान और मर्यादा की बाजार में आएगी तो उसकी मर्यादा पर प्रश्न लगेगा। और जब जानेगी कि रुपया ठाकुर देते हैं तो उसके स्वाभिमान पर धक्का लगेगा। लेकिन उसे अच्छा लगा जब महावीर ने कहा है कि चैन सिंह ने ऐसा निर्णय लिया है। वो ये नहीं चाहते हैं कि तुम बाजार जाओ। अब वहाँ से मुलिया वहाँ से प्रभावित होती है, तब उसे लगता है कि मैं जिस परिवार में आई हूँ वहाँ तो यह कहा जा रहा है कि तुम्हारी सुंदरता को लेकर चाटेंगे, उठा झुआ और जा घास कर। और ये सोच रहा है कि मैं बाजार में जाऊँ ना। सब भूल गई, जितना सब बात था मुलिया सब भूल गई होगी। विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है, इनकी पत्नी अच्छी है कि नहीं है। वहाँ मुलिया के मन में ये 2 बिंदुओं का, जहाँ उसकी सास यह कहती है कि उठाओ झुआ और जाओ घास कर, तो बाघ तो नहीं उठा ले जाएगा। और एक चैन सिंह है जो ये कहते हैं कि महावीर तुम उससे कहना मत, वो घास बेचने न जाए। स्त्री कहीं न कहीं जब अपने स्वाभिमान को बचती हुई देखती है, अपनी मर्यादा को सुरक्षित होते हुए देखती है, तो जो यह कार्य करता है, जो समाज कार्य करता है, जो व्यक्ति कार्य करता है, जो विचार कार्य करता है, उसके प्रति उसके भीतर श्रद्धा होती है। क्या होती है? श्रद्धा होती है। यह कहानी मर्यादा और श्रद्धा की कहानी है, जहाँ वर्गीय संघर्ष है, जहाँ एक जाति की परंपरा का है, जहाँ एक शोषक वर्ग के वासना की कथा है, वहीं ये कहानी श्रद्धा की तरफ जाती है। कथाकार मुलिया के प्रति श्रद्धा पहले आती है किसमें? चैन सिंह के भीतर, और पुनः धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते मुलिया के भीतर वो श्रद्धा का आगमन होता है। और कहानी का सत्य क्या है? सत्य यह नहीं है कि कथाकार प्रेमचंद ने एक चमारिन जात की औरत से एक ठाकुर के अहंकार और शान और घमंड पर चोट कराया है। वो तो परिस्थिति की बात थी। एक कथाकार ने इससे कहानी का अंत यहाँ नहीं किया। कहानी का अंत कहाँ किया? कहानी का अंत कि जब चैन सिंह मालगाड़ी लेकर के आ रहे हैं, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके मस्तिष्क में कहीं भी मुलिया नहीं है, दूर दूर तक मुलिया नहीं है। आम के बागीचे में रात हो गई है, वो दौड़ती हुई मुलिया आती है ठाकुर चैन सिंह के पास, तो ये घबरा जाते हैं कि कहाँ से आ गई, अब पता नहीं क्या कहेगी अब पता नहीं क्या कहेगी, कितनी डांट हमें देगी। ये इतना डर, जब व्यक्ति स्त्री से डर जाता है ना, स्त्री क्या होती है? स्वतंत्र हो जाती है। जब पुरुष स्त्री से डर जाता है, स्त्री क्या होती है? स्वतंत्र हो जाती है, और तब अपने मन की बात करती है। जब वो कहती है कि याद है ना, इसी स्थान पर तूने मेरी बाह पकड़ी थी, अब तो तुरंत चैन सिंह का और चैन सिंह की और घिघी बच जाती है। कहते कि अरे वो मुला भूलो उसको, वो ठीक नहीं था। तो कहती है कि नहीं, कि तू उसी बाह गहे का बाह पकड़े का तो निबाह कर रहा है। क्या कर रहा है? उसी बाह पकड़े का निर्वाह कर रहा है। पुनः वो कहती है कि घास बेचते समय जब मैं बात कर रही थी तो उससे आपको क्या लगा? तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे ऐसी आशा तुमसे नहीं थी। कहाँ? यही आशा रखो, मुझसे यही आशा रखो कि मैं घास बेच करके अपना स्वाभिमान नहीं बेच सकती, कि मेरे भीतर तूने जिस सत्य को देखा है वो सत्य क्या है? सत्य मरा नहीं है।
और न ही मैं कृतज्ञ हूँ, न ही मैं क्या हूँ, कृतज्ञ हूँ। अगर तुम बाँह पकड़ने का लाज रखा रहे हो तो मैं भी लाज रखा रही। कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने कहानी का अंत आकर के वो यहाँ किया, यह कथा, यह अंत वर्गीय संघर्ष का अंत नहीं था, ये यहाँ का अंत छोटी बिरादरी और बड़ी बिरादरी के बीच के वास्तवात्मक द्वंद्व का अंत नहीं था। द्वंद्व हुआ चला, एक बड़े सच को प्रस्तुत करते करते कथाकार ने इस कहानी का विश्वास के साथ अंत किया। किसमें अंत किया? विश्वास के साथ अंत किया कि स्त्री विश्वास है और पुरुष जाति में विश्वास की तलाश करती है। मूल्य चैन सिंह में विश्वास को प्राप्त